अगली सुबह प्रोफेसर ने सभी स्टूडेंट्स को सोने से पहले ही यह बता दिया था कि कल सुबह सब वापस अपने अपने घर के लिए निकलने वाले हैं। इसलिए सभी पैकिंग करने करके रेडी रहें। आसी और बाकी सभी स्टूडेंट्स ब्रेकफास्ट करने के तुरंत बाद पैकिंग करने लगते हैं। आसी, जो कि इस समय मिरर के सामने थी और अपने कपड़े चेंज कर रही थी, जैसे ही वह अपना कुर्ता निकालती है कुछ गिरकर ज़मीन पर गिरता है। अचानक आसी की नज़र उस चीज़ पर पड़ती है जो शायद उसके कुर्ते में फंसा था। यह वही कुर्ता था जो आसी ने उस रात कृष की जान बचाते समय जंगल में पहना था। आसी उस प्लास्टिक की चीज़ को देखते हुए खुद से कहती है, यह प्लास्टिक का टुकड़ा मेरा तो नहीं है। इतने में कैथी अपने कैंप में एंटर करती है। अचानक से कैथी के एंटर करने से आसी पास में रखे दुपट्टे को झट से उठाकर अपने सीने पर रख कर कहती है, तू भी ना कैथी, डरा दिया तूने तो। अरे मुझसे क्या डरना और क्या शर्माना, और यह तेरे हाथ में क्या है? कैथी ने आसी के हाथ की तरफ इशारा करते हुए कहा। आसी दुपट्टे को हटाकर बैग में से दूसरा कुर्ता पहनने लगती है और कहती है, पता नहीं क्या है, शायद किसी बच्चे का कुछ है, पता नहीं मेरे पास कहाँ से आया। अगर कहकर आसी उस चिप को कैथी के हाथों में दे देती है और कैथी यूजलेस कहकर फेंक देती है। हमारी भोली भाली देसी इंडियन आसी उस टुकड़े को उठाकर अपने पास रखते हुए कहती है, लाइफ में कोई भी चीज़ यूजलेस नहीं होती, इसकी भी नहीं कहीं न कहीं सही जगह होगी। इतना कहकर आसी उस चीज़ को रख लेती है। थोड़ी ही देर में सभी लोग बैग पैक करके बस में बैठकर अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। कैंप के कारण सभी बच्चे काफ़ी थके हुए थे, इसलिए उन्हें आज कॉलेज से ऑफ मिला था। आसी भी अपने घर आकर फ्रेश होती है और रेस्ट करने लगती है। वह जैसे ही बिस्तर पर गिरती है उसे नींद आ जाती है। दोपहर लगभग 2 बजे उसका फ़ोन रिंग करता है। आसी कॉल रिसीव करती है तो दूसरी तरफ से समर उसे बताता है, आसी, मेरा दोस्त दानिश जिसके घर में हम लोग रह रहे हैं वह आने वाला है। मैं अपने किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में 2 दिन तक घर नहीं आ पाऊँगा। प्लीज़ तू उसका कमरा क्लीन कर देना। मैंने उसे तेरे बारे में बता दिया है, तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समर की बात सुनकर आसी ठीक है कहकर कॉल कट कर देती है और अपने आप से कहती है, चल बेटा आसी, लग जा काम पर। यहाँ भी झाड़ू पोंछा तेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला है। लगता है तू अपनी किस्मत झाड़ू से लिखवा कर लाई है। आसी थकान वाली हालत में नींद से उठकर अपने बगल वाले कमरे में जाकर सफाई करने लगती है। सफाई करते वक्त आसी ध्यान देती है उस कमरे का एक टेबल हिल रहा है, शायद उसके पैर बराबर नहीं है। यह देखकर आसी टेबल के नीचे कुछ लगाने के लिए ढूंढने लगती है। तभी उसे कुछ याद आता है और वह चुटकी बजाते हुए कहती है, अब वह प्लास्टिक का टुकड़ा काम आएगा। वह जल्दी से अपने कमरे में जाकर बैग से उस चीज़ को निकालती है। यह चीज़ कुछ और नहीं बल्कि वह चिप है जिसे क्रिस पागलों की तरह ढूंढ रहा है। लेकिन इस बात से अनजान आसी उस चिप को लेकर टेबल के नीचे लगा देती है और टेबल अच्छे से बैलेंस हो जाता है। आसी खुश होते हुए कहती है, इसे कहते हैं देसी जुगाड़। मैंने कहा था ना, लाइफ में कोई भी चीज़ यूजलेस नहीं होती। ही। लगभग आधे घंटे में आसी ने सारी सफाई कर दी थी। तभी उसके फ़ोन पर कैथी का कॉल आता है। कैथी आसी को बताती है, हेलो आसी, सुन, तेरे लिए एक सरप्राइज़ है। दरअसल आज एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी रॉकी डेविडसन का म्यूज़िक कंसर्ट है और हमारे पास उस कंसर्ट की 3 टिकट हैं। मैं और जोश जा रहे हैं, क्या तू हमारे साथ आएगी? कैथी की बात सुनकर आसी उसे साफ मना करते हुए कहती है, यार कैथी, मुझे इंग्लिश गानों में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि वह मुझे समझ ही नहीं आते। जवाब में कैथी हंसते हुए कहती है, अरे आसी, उनमें समझने वाली क्या बात है, म्यूजिक है, जस्ट उसे फील करना है। तू चलना हमारे साथ, हमें अच्छा लगेगा। छोटी सी तो लाइफ है, उसे एंजॉय कर
ना जाने फिर तुझे यह मौका मिले या ना मिले। कैथी की बात सुनकर आसी भी जब वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाती है। कैथी खुश होकर कहती है, हम लोग आधे घंटे में आज आ रहे हैं, तू रेडी रहना। आसी घड़ी में टाइम देखती है। इस वक्त शाम के 5 बज रहे थे। ठीक है, तुम लोग आओ, मैं तैयार होती हूँ, कहकर आसी जल्दी से झाड़ू पोंछा रखकर उस कमरे से निकल जाती है और अपने ड्रेस के पिटारे में से एक लाइट ग्रीन अनारकली सूट निकालती है और जल्दी से उसे पहनकर कानों में झुमका, हाथों में चूड़ियाँ, आँखों में काजल और लाइनर, होठों पर लाइट लिप बाम और माथे पर छोटी सी बिंदी लगाकर रेडी हो जाती है। अपने बालों को फ्रेंच चोटी में बांधकर आसी बिल्कुल टिपिकल इंडियन ब्यूटी लग रही थी। आसी इस बात पर ध्यान ही नहीं देती कि वह इस वक्त कितनी क्यूट और प्यारी लग रही है। थोड़ी ही देर में जोश और कैथी आ जाते हैं। आसी घर से निकलकर जब उन लोगों को ज्वाइन करती है तो वह लोग ऊपर से नीचे तक उसे देखते ही रह जाते हैं। जोश का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वह आसी से कहता है, वाह आसी, यू लुक सो ब्यूटीफुल। आसी मुस्कुरा कर उसे थैंक यू कहती है। कैथी थोड़ा खींचते हुए कहती है, वैसे यह ड्रेस में तू बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन हम लोग लाइव कंसर्ट में जा रहे हैं, अगर तू कोई जीन्स या टॉप पहनती तो ज़्यादा अच्छा लगता। बट यह ड्रेस भी अच्छी है। कैथी की बात सुनकर आसी मुस्कुराते हुए कहती है, देश चाहे जैसा भी कैसा भी हो, मेरा भेष वही रहेगा, क्योंकि देश बदलने से संस्कार नहीं बदलते। मुझे छोटे छोटे वेस्टर्न आउटफिट अच्छे नहीं लगता। मैं अपनी इंडियन ड्रेस में ही बहुत खुश हूँ। अब चलो जल्दी चलते हैं, वरना लेट हो जाएंगे। कैथी और जोश मुस्कुराकर आसी के साथ निकल जाते हैं। कंसर्ट में पहुंचते हुए उन्हें शाम के 7 बज गए थे। रॉकी गानों पर डांस करते हुए गाने गा रहा था। वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी। बहुत सारे लोग रॉकी के लिए चीयर कर रहे थे, क्लैपिंग कर रहे थे। रॉकी सचमुच बहुत अच्छा गाना गाता था, लेकिन हमारी देसी आसी, सब गाने उसके सर के ऊपर से निकल रहे थे। यह अंग्रेज पता नहीं क्या गा रहा है और यह लोग भी पागलों की तरह तालियां बजा रहे हैं। आसी एक नज़र वहां पर खड़े सभी लोगों को देखती है। पास खड़े सभी लोग गानों को एंजॉय कर रहे थे और आसी बोर हो रही थी। आसी अपने आप से कहती है, यह भी कोई गाना है, सिर्फ लाउड म्यूजिक बज रहा है, कोई फीलिंग ही नहीं है। इससे अच्छे तो अरिजीत सिंह के गाने होते हैं, सीधा दिल पर वार करते हैं। यह सिंगर तो मुझे कुंभ के मेले में बिछड़े टोनी कक्कड़ का सगा भाई लग रहा है। इससे अच्छा तो लॉलीपॉप गाना है, कम से कम उस पर कमर हिलाकर डांस तो कर सकते हैं। कमरिया करे लपालप कहते हुए आसी कमर हिलाने लगती है। कैथी और जोश भी अपने आप में बिजी उस गाने को एंजॉय कर रहे थे। कुछ देर बाद आसी बोर होकर अपने कानों में हेडफोन लगाकर अरिजीत सिंह के गाने लगाकर सुनने लगती है और गाने को फील करके उस पर झूमने लगती है। तभी रॉकी अनाउंस करता है और बताता है, अगला गाना मैंने किसी खास पर्सन को देखकर लिखा है। वह कौन है, कहाँ है, कैसी है, मुझे नहीं पता, लेकिन वह मेरी इंस्पिरेशन है। आशा है आप लोगों को अच्छा लगेगा। नेक्स्ट सॉन्ग है मूनलाइट, कहकर रॉकी गाना गाने लगता है। यह गाना भी इंग्लिश में था, लेकिन सभी लोगों को गाना बहुत अच्छा लग रहा था। सभी उसे फील कर रहे थे और आसी इस बात से अनजान अपने ही गाने में मस्त थी। तभी स्टेज की फ्लैश लाइट सभी लोगों पर फोकस करते करते अचानक आसी पर आकर रुक जाती है। हालांकि यह एक इत्तेफाक था, लेकिन रॉकी की नज़र आसी पर ही रह जाती है। वह आसी को ऊपर से नीचे तक एकटक निहारता रह जाता है, क्योंकि आसी इस वक्त बिल्कुल एक इंडियन ब्यूटी की तरह बेहद खूबसूरत और मासूम लग रही थी। आसी को इस बात का ध्यान ही नहीं था। वह अपनी आंखें बंद करके गाने को एंजॉय कर रही थी। तभी रॉकी गाने गाते हुए आसी की तरफ इशारा करके उसे स्टेज पर आने के लिए इनवाइट करता है, जिसे देखकर सभी फैंस खुश होकर तालियां बजाने लगते हैं, क्योंकि आमतौर पर ऐसे मौके बहुत कम ही मिलते हैं। एक सच्चे प्रशंसक के लिए यह मौका किसी बड़ी अपॉर्चुनिटी से कम नहीं था। रॉकी के कंसर्ट में यह आम बात थी, क्योंकि रॉकी अक्सर अपने
फैंस को स्टेज पर आने का मौका देता था। कैथी जब यह देखती है रॉकी गाना गाते हुए आशी को अपने साथ स्टेज पर बुला रहा है और आशी आंखें बंद करके अपनी ही धुन में लगी हुई है, उसे उस पर गुस्सा आता है। कैथी आशी के पेट में एक मुक्का मारती है और कहती है, अरे आशी, उधर देख, रॉक स्टार रॉकी तुझे बुला रहा है। आशी जो अरिजीत सिंह के गाने सुनते हुए अपनी ही धुन में थी, अचानक से कैथी के मुक्का मारने से गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, क्या है, शांति से एक गाना भी नहीं सुनने दे सक रही। कैथी मुंह बनाते हुए आशी से कहती है, बेवकूफ़ गधी, इतना बड़ा रॉक स्टार तुझे अपने साथ स्टेज पर बुला रहा है और तू शांति से गाना सुन रही है। जा जल्दी स्टेज पर, तुझे पता है यह कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसका सपना हर फैन देखता है। कैथी की बात सुनकर आशी मुंह बनाते हुए कहती है, मुझे नहीं जाना, मुझे तो उसका गाना भी समझ नहीं आ रहा है, तू चली जा। कैथी अपना माथा पीट लेती है और आशी को एक चपत लगाते हुए कहती है, अरे बेवकूफ़, वह तुझे कौन सा अपने साथ गाना गाने बुला रहा है, बस जाकर उसे एंजॉय कर और फोटो खिंचवा, अब जा जल्दी से। कहते हुए कैथी आशी को धक्का मारते हुए आगे की तरफ भेजती है। ना चाहते हुए भी आशी धीरे धीरे स्टेज की तरफ जाने लगती है और कान्हा जी का नाम लेते हुए कहती है, कान्हा जी, आज तो मैं बुरी फंसी, कहीं यह मुझे कुछ गाने के बारे में पूछ ना ले। आप तो जानते ही हो कि मुझे इंग्लिश गाने बिल्कुल समझ में नहीं आते। रॉकी मुस्कुराते हुए आशी के गाने का इंतज़ार कर रहा था। इस बीच उसने एक पल के लिए भी गाना गाना नहीं छोड़ा था। आशी जैसे ही स्टेज के पास पहुंचती है, रॉकी उसका हाथ पकड़कर अपने साथ स्टेज पर आने में उसकी मदद करता है। थोड़ी ही देर में रॉकी गाना ख़त्म करता है और आशी की तरफ मुस्कुरा कर देखते हुए कहता है, सो मिस ब्यूटीफुल, क्या नाम है तुम्हारा? आशी मुस्कुराते हुए जवाब देती है, हाय, आई एम आशी गुप्ता। जो आशी, बहुत खूबसूरत नाम है तुम्हारा, वैसे क्या मैं तुम्हारे नाम का मतलब जान सकता हूँ? आशी मुस्कुराकर अपने नाम का मतलब बताते हुए कहती है, मेरे नाम का मतलब है हैप्पीनेस, ऐसी इंसान जो दूसरों की ज़िंदगी में खुशियाँ लाती है। आशी के नाम का मतलब जानकर रॉकी मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारा नाम का मतलब भी तुम्हारी तरह बहुत खूबसूरत है। बाय द वे, तुम दिखने में इंडियन लग रही हो, क्या तुम इंडिया से हो? आशी मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ, मैं इंडिया से हूँ और यहाँ पढ़ाई के लिए आई हूँ। ओह दैट्स ग्रेट, क्या तुम मेरे साथ सॉन्ग में ज्वाइन करोगी? तुम्हें मेरा कौन सा गाना सबसे ज़्यादा पसंद है? यह बात सुनकर आशी के हाथ पांव फूलने लगते हैं। वह अपने दोनों हाथ आपस में मिलाते हुए अपने आप से कहती है, कान्हा जी, मैं तो बुरी फंस गई, मुझे तो इसका कोई भी गाना नहीं पता, बल्कि इसने अभी कौन सा गाना गाया मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं इसे कैसे बताऊं कि मैं हेडफोन लगाकर अरिजीत सिंह के गाने सुन रही थी। खुशकिस्मती से इस वक्त आशी के मुंह से माइक दूर था और आशी ने यह बातें हिंदी में कही थीं, यह जाने बगैर कि रॉकी को भी हिंदी आती है। रॉकी उसकी बात सुनकर हंसते हुए हिंदी में कहता है, हा हा, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हें मेरा गाना पसंद या समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं। रॉकी की हिंदी सुनकर आशी आंखें फाड़े उसे देखते हुए कहती है, आपको हिंदी आती है, लेकिन कैसे? आप तो अंग्रेज़ हो, मेरा मतलब है अमेरिकन हो। रॉकी मुस्कुराते हुए कहता है, बस यूं ही थोड़ी थोड़ी आती है। वैसे तुम्हें किस तरह के गाने पसंद हैं? तुम्हें देखकर लग रहा था कि तुम गाने को बहुत एंजॉय कर रही हो। तुम किस सिंगर का गाना सुन रही थी? आशी थोड़ा शर्मिंदा होते हुए कहती है, आई एम सॉरी, मुझे इंग्लिश गाना समझ नहीं आता और मुझे उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैसे आपने बहुत अच्छा गाना गाया, आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, लेकिन हर किसी की चॉइस अलग होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। वैसे मैं अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल का हिंदी गाना सुन रही थी। रॉकी मुस्कुराते हुए कहता है, क्या तुम मुझे वह गाना सुनाओगी? क्या तुम मेरे साथ गाना गाओगी? आशी यह बात सुनकर काफ़ी हैरान थी। वह मुस्कुराते हुए पूछती है,
आप सचमुच वह गाना गाओगे? वो कहता है, गाऊंगा, अगर तुम साथ दो तो बोलो, साथ दोगी मेरा? रॉकी आसी की आंखों में आंखें डाल के बड़े स्टाइल से पूछता है, जिस पर आसी मुस्करा कर कहती है, यह तो मेरे लिए ऑनर की बात है, मैं आपका साथ ज़रूर दूंगी। आसी की बात सुनकर रॉकी अनाउंस करते हुए कहता है, मेरे दोस्तों, आप लोगों ने आज तक मुझसे इंग्लिश गाना सुना है और आज मैं अपनी इस इंडियन फ़ैन की रिक्वेस्ट पर एक हिंदी गाना गाऊंगा। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा और इसमें मेरी नई दोस्त मेरा साथ देगी और वह गाना है यह। इतना कहकर रॉकी आसी की तरफ देखता है। आसी एक हल्की सी स्माइल के साथ रॉकी को रेस्पॉन्ड करती है। आसी और रॉकी दोनों मिलकर गाना शुरू करते हैं। गाने के बोल कुछ इस तरह थे। गाने की पहली लाइन आसी गाती है, कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी न किसी को है बनाया हर किसी के लिए। अगली लाइन रॉकी आसी को देखते हुए गाने लगता है और गाते हुए आसी के बहुत करीब आ जाता है। सभी फैंस आगे इस गाने को एंजॉय करने लगते हैं। सभी को रॉकी और आसी का साथ गाना, उनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी लग रही थी। गाने की अगली लाइन आसी हिंदी में गाती है और रॉकी इंग्लिश में इस गाने को गाता है ताकि उसके फैन इस गाने को समझ सकें। दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर इस गाने को गा रहे थे। रॉकी जब जब आसी के करीब आता उसके दिल की धड़कनें बढ़ सी जाती। न जाने क्यों रॉकी इस गाने को फील करने लगता है। उसकी नज़र आसी से हट ही नहीं रही थी और वहीं दूसरी तरफ आसी अपनी आंखें बंद करके इस गाने को फील करते हुए गा रही थी। उसे आसपास की कोई सुध नहीं थी। उसे यह खबर ही नहीं थी कि रॉकी उसे कितने प्यार से निहार रहा है, जैसे मानो वह अपने दिल की कोई बात कह रहा हो। आसी पूरी तरह से गाने में खो चुकी थी। रॉकी और आसी के साथ गाने से कमाल का समा बन गया था। सभी फैंस को देखकर लग रहा था वह इस गाने को सचमुच एंजॉय कर रहे हैं और इस गाने को फील कर रहे हैं। वहाँ बिल्कुल शांति छा चुकी थी। सभी आंखें बंद करके उस गाने के लय पर झूम रहे थे। रॉकी गाना गाते हुए आसी का हाथ पकड़ता है और उसे उस गाने की धुन पर गोल गोल घुमाते हुए थोड़ा सा सालसा डांस परफॉर्म करता है। इस बीच उसके हाथ आसी की कमर पर आ जाते हैं। आसी भी पूरी तरह से इन्वॉल्व होकर अपना एक हाथ रॉकी के कंधे पर रख देती है। इस समय आसी और रॉकी काफ़ी करीब थे। आसी के पास से आ रही खुशबू रॉकी को दीवाना बना रही थी। रॉकी के लिए यह पल जैसे किसी खूबसूरत ख्वाब से कम नहीं था। गाना खत्म होते होते रॉकी अपने आप से कहता है, आई फील इट इनसाइड, आई डोंट नो वाई, फील इट इनसाइड। थोड़ी देर में गाना खत्म होता है और पूरा हॉल तालियां और सीटी से गूंज उठता है। गाना खत्म होने के बाद रॉकी आसी से कहता है, तुम सचमुच बहुत अच्छा गाना गाती हो। रॉकी की बात सुनकर आसी मुस्कुराते हुए कहती है, आप भी सचमुच बहुत अच्छा गाना गाते हैं। आई एम सॉरी, मैंने आज आपका गाना नहीं सुना, बट आई प्रॉमिस मैं आपके गाने को आज के बाद ज़रूर सुनूंगी। इस बात पर रॉकी मुस्कुराते हुए पूछता है, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि तुमने मेरा गाना सुना है? रॉकी की यह बात सुनकर आसी अपने चिन पर उंगली रखते हुए सोचते हुए कहती है, यह तो आप सही कर रहे हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने आपका गाना सुना है या नहीं? रॉकी मुस्कुराते हुए उसकी उंगली को उसके चिन से हटाते हुए कहता है, मैं बताता हूँ। फिर रॉकी आसी का हाथ पकड़कर उस पर अपना मोबाइल नंबर लिख देता है और वहाँ एक प्यारा सा ऑटोग्राफ देते हुए कहता है, इस नंबर पर कॉल करके मुझे बताना तुम्हें मेरा गाना कैसा लगा। आसी इस चीज़ से काफ़ी हैरान थी, लेकिन वह इस बात को ज़्यादा माइंड नहीं करती। उसे लगा कि शायद सेलिब्रिटी का यही तरीका होता है अपने फैंस और पॉपुलैरिटी को बढ़ाने का। आसी मुस्कुराते हुए कहती है,
आई थिंक मुझे अब चलना चाहिए। इतना कहकर आसी वहाँ से जाने लगती है। तभी रॉकी उसे पीछे से रोकते हुए कहता है, मूनलाइट, मैं तुम्हारी कॉल का इंतज़ार करूँगा। आसी पलटकर उसके चेहरे की तरफ देखती है, जैसे मानो कह रही हो कि उसका नाम मूनलाइट नहीं आसी है। मगर रॉकी के चेहरे के एक्सप्रेशन काफ़ी अलग थे। रॉकी का रोम रोम आसी से कुछ कहना चाहता था, लेकिन आसी को कुछ समझ नहीं आता। आसी बिना कुछ कहे एक फीकी स्माइल देकर वहाँ से चली जाती है। रॉकी उसे अब तक निहारता रहता है जब तक उसे वह उसकी आंखों से ओझल नहीं होती। आसी वापस अपने दोस्तों के पास आ जाती है। उसके दोस्त उसे घेर कर उस पर सवालों की झड़ी लगा देते हैं। कैथी उछलकर पूछती है, रॉकी ने क्या कहा? उसने क्या जवाब दिया? उसे रॉकस्टार रॉकी से मिलकर कैसा लगा? आसी मुस्कुराते हुए कहती है, रुको रुको, यह सब बताती हूँ, सांस तो लेने दो मुझे। वैसे तुम लोगों को पता है रॉकी को हिंदी भी आती है। कैथी मुस्कुराते हुए बताती है, यह बात लगभग हर अमेरिकन को पता है, तुझे आज पहली बार पता चली। अच्छा, अब चल घर चलते हैं, वहीं बैठकर आगे की बातें करेंगे। इतना कहकर कैथी आसी को लेकर हॉल से बाहर निकल जाती है। इस वक्त रात के लगभग 1 बज चुके थे। रॉकी का कंसर्ट खत्म होते ही कैथी और जोश आसी के साथ आसी के घर तक उसे छोड़कर वहां से चले जाते हैं। आसी जैसे ही अपने फ्लैट के अंदर आती है, वह देखती है फ्लैट का दरवाज़ा खुला है। यह क्या, दरवाज़ा खुला हुआ है? लगता है वह समर का दोस्त दानिश आ चुका है। यह सोचकर आसी बेफिक्र होकर फ्लैट के अंदर जाती है और अपने कमरे में जैसे ही दाखिल होती है तभी वह देखती है कि वहाँ एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का आसपास कुछ ढूंढ रहा है। उसने काफ़ी कुछ सामान इधर उधर बिखरा रखा था। आसी हैरानी से उस इंसान को देख रही थी और यह इंसान कोई और नहीं बल्कि क्रिस डेविडसन था, जो यहाँ चिप ढूंढने आया था। अचानक क्रिस को अपने पीछे कोई महसूस होता है। वह जैसे ही पलटकर देखता है तो उसकी आंखें आश्चर्य से बड़ी हो जाती हैं। उसके पीछे आसी खड़ी थी। आसी को देखते ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। वह एकटक आसी को निहारता रह जाता है, क्योंकि आसी आज बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा कमरा तो बगल वाला है। तुम क्या कुछ ढूंढ रहे हो? क्या तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है? आसी ने क्रिस की तरफ देखते हुए कहा। दरअसल मैं आसी ने क्रिस को इससे पहले मास्क में देखा था और हाईवे पर भी उसने क्रिस को काफ़ी दूर से देखा था, इसलिए वह क्रिस को सही से पहचान नहीं पा रही थी। आसी की बात सुनकर क्रिस अपने होश में आता है और आसी से अपनी तरफ इशारा करते हुए पूछता है, क्या तुम मेरे बारे में बात कर रही हो? क्या तुम मुझे जानती हो? आसी मुस्कुराकर कहती है, क्या यहाँ हमारे अलावा कोई भी है? ऑफ कोर्स मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ। मैं समर की दोस्त हूँ। आसी, मुझे समर ने ही तुम्हारे बारे में बताया था कि तुम आने वाले हो, इसलिए मैंने तुम्हारा कमरा साफ कर दिया है। तुम वहाँ जाकर आराम कर लो। आसी की बात सुनकर क्रिस हैरान था। वह मन ही मन कहता है, यह लड़की मुझे पहचान कैसे नहीं रही? इस वक्त क्रिस के चेहरे पर मास्क नहीं था, इसलिए वह एक हॉलीवुड एक्टर का था। कम से कम उसे एक एक्टर की तरह तो वह एक्साइटेड होकर मिल सकती थी, लेकिन इस लड़की ने उसे पूरी तरह से एक नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट किया और शायद उसे कुछ और समझ नहीं रही है। शायद अभी अभी वह जिस इंसान से मिला था, यह लड़की मुझे वही समझ रही है और उसने उस इंसान को कभी देखा नहीं है। क्रिस अपने आप से कहता है, चलो अच्छा है ही है, यह लड़की मुझे ना पहचाने वही ठीक है। मैं यहाँ जिस काम से के लिए आया हूँ वह हो जाए। आसी क्रिस को अपने आप में कुछ सोचता हुआ देखकर पूछती है, क्या हुआ? तुम यहाँ से जा क्यों नहीं रहे हो? शायद मुझे समझ आ गया कि तुम यहाँ से जा क्यों नहीं रहे हो। तुम्हें कुछ चाहिए और तुम उसे यहाँ ढूंढ रहे हो, राइट? आसी की बात सुनकर क्रिस के चेहरे का रंग उड़ जाता है। क्रिस अपने मन ही मन कहता है, क्या इस लड़की को पता चल गया है कि वह यहाँ क्यों आया है? अब इस लड़की को बेहोश करना पड़ेगा।
इससे पहले कि यह शोर मचाए, यह कहकर क्रिस जैसे ही क्लोरोफॉर्म वाला रूमाल अपने पॉकेट से निकालने लगता है कि तभी आसी मुस्कुराते हुए कहती है, तुम जो चीज़ ढूंढ रहे हो वो यहाँ नहीं मिलेगी, वह तो किचन में है और उसे तैयार करना पड़ेगा। तुम्हें भूख लगी है, राइट? तुमको मुझे बताना चाहिए था ना, यहाँ ढूंढने से थोड़ी ना मिलेगा। तुम 10 मिनट रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बना कर लाती हूँ। आशी की पूरी बात सुनकर क्रिस थोड़ा रिलैक्स होता है और मासूम सी शक्ल बनाकर कहता है, हाँ मुझे भूख लगी है। इस पर आशी मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है तुम बैठो, मैं खाना बना कर लाती हूँ। कहकर आशी वहाँ से चली जाती है। क्रिस अब रिलैक्स हो चुका था, वह जल्दी जल्दी अपनी हकीकत शुरू करता है। तभी अचानक क्रिस को याद आता है, घर के अंदर दाखिल होते वक्त उसकी मुलाकात एक इंसान से हुई थी और क्रिस ने उसे बेहोश करके रसोई में छुपा दिया था। वह खुद से कहता है, कहीं इस लड़की की नज़र उस इंसान पर ना पड़ जाए, वरना मुसीबत हो जाएगी। यह सोचकर क्रिस जल्दी से आशी के पीछे दौड़ता है। जल्दी से आशी के पास आकर उसे कहता है, तुम रहने दो, मुझे भूख नहीं लगी। आशी हैरान होते हुए कहती है, लेकिन अभी तो तुमने कहा था कि तुम्हें भूख लगी है, फिर अचानक तुम्हारी भूख कैसे ख़त्म हो गई? आशी की बातें सुनकर क्रिस बात बदलते हुए कहता है, दरअसल बहुत रात हो गई है, तुम फालतू में परेशान होगी इसलिए। यह सुनकर आशी मुस्कुराते हुए कहती है, अरे इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है, बस थोड़ी देर में खाना बना दूंगी, तुम बैठो। कहकर आशी रसोई में जाती है और आटा गूंदने के लिए आटा निकालने लगती है। क्रिस भी उसके पीछे पीछे रसोई में आ जाता है और ध्यान रखना है कि कहीं आशी की नज़र उस आदमी पर ना पड़ जाए जिसे कोने में दरवाजे के पीछे क्रिस ने छुपाया हुआ था। आशी उसे रसोई में देखकर पूछती है, तुम यहाँ क्यों आए? मैंने तुम्हें बैठने के लिए कहा था ना। इस पर क्रिस बात को बदलते हुए कहता है, वह मैं तुम्हारी हेल्प करने आया था। आशी मुस्कुरा कर कहती है, वैसे तो मैं अकेले काम कर लेती हूँ, लेकिन एक से भले दो। अगर तुम मेरी मदद करना चाहती हो तो तुम सब्जियां काट दो, मैं तुम्हारे लिए रोटियां और सब्जी बना देती हूँ। आशी की बात सुनकर क्रिस हैरान होते हुए खुद से कहता है, यह लड़की मुझसे काम करवाएगी, चलो शायद इसी बहाने बातों बातों में इस लड़की से सच्चाई पता कर पाऊँ। ऐसा सोचकर क्रिस सब्जी और चाकू ले लेता है, लेकिन उसने सब्जियां नहीं काटी थी। वह बड़ी ही बेरहमी से चाकू सब्जियों के ऊपर मार रहा था, जैसे उनका खून कर रहा हो। आशी उसे ऐसे देख हैरान होते हुए कहती है, अरे तुम यह क्या कर रहे हो? यह सब्जियां हैं, इंसान नहीं। इनका खून नहीं करना है, इन्हें काटना है। अरे सब्जियों को ऐसे नहीं काटते, ऐसे काटते हैं। कहते हुए आशी उसे सब्जी काटना सिखाती है। देखो ऐसे काटते हैं, आशी मन लगाकर उसे बता ही रही थी। इस वक्त आशी ने फ्रेंच चोटी की हुई थी और सामने की कुछ लट यूं ही खुली छोड़ी हुई थी, जो बार बार उसके चेहरे पर आ रही थी और वह बड़े ही स्टाइल के साथ उन्हें पीछे कर रही थी और क्रिस उसे निहार रहा था। आटा गूंदते वक्त कुछ आटा उसके चेहरे पर लग गया था, जिसके कारण वह ऐसा लग रहा था कि जैसे चांद पर कुछ दाग है, लेकिन वह उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा था। आशी का मासूम चेहरा बेहद खूबसूरत लग रहा था। आशी अपने काम में लगी हुई थी, क्रिस को काम करने का तरीका बता ही रही थी, लेकिन क्रिस की नज़र आशी के मासूम चेहरे पर ही थी। क्रिस चाहकर भी उसके ऊपर से अपनी नज़र नहीं हटा पा रहा था। इस वक्त आशी जितनी मासूम लग रही थी, उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। अचानक क्रिस की नज़र आशी के चेहरे से हटते हुए उसके होठों तक जाकर टिक जाती है और उसका गला सूखने लगता है, मानो वह आशी के होठों के रस का प्यासा हो रहा हो। आशी अपने काम में लगी हुई थी, वह इस बात पर ध्यान नहीं देती और अगले ही पल क्रिस खुद से बेकाबू होते हुए आशी को अपनी बाहों में भरकर उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। आशी उसकी एक हरकत से काफ़ी हैरान थी। इससे पहले कि वह कुछ कर पाती या समझ पाती, क्रिस उसके होठों को
अपने होठों से दबाते हुए उसे ज़बरदस्त तरीके से चूमने लगता है। क्रश के चूमने पर क्या करेगी आसी? वह देगी उसका साथ या दिखाएगी उसे उसकी औकात? क्रॉस और रॉकी में से किसको मिलेगी आसी और कौन देगा कुर्बानी? यह कहानी एक बहुत हसीन मोड़ पर है। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं कहानी कैसी लगी, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी तरह से अपना प्यार और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। जय हिंद।